गुड इवनिंग सभी साथियों को। और शिक्षण अभिरुचि की क्लास में कल हमने कोठारी आयोग से संबंधित क्वेश्चन किए थे और उम्मीद है यहाँ तक की चीज़ें आप सब लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होगी होंगी। राधा कृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, ये महत्वपूर्ण तीन हमारे पास आयोग थे। यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आयोग थे जो हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं। अब हमारे पास छोटे छोटे टॉपिक रहते हैं जिनमें एक तो यूजीसी पर हम चर्चा करेंगे और फिर एनसीईआरटी पर चर्चा करेंगे और फिर एनसीटी पर चर्चा करेंगे। तो ये भी तीन अब हमारे पास ये एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट है जिसमें यूजीसी, एनसीईआरटी और एनसीटी, इन तीनों पर हम चर्चा करेंगे। उसके अलावा अब एजुकेशन पॉलिसी आती है जिसमें 1986 की और उससे पहले 1968 और 1986, जिसमें इम्पोर्टेंट 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी है वो इम्पोर्टेंट रहेगी। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग वही न्यू एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पर रखी गई है। आज बात करेंगे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसको कहते हैं, आयोग या फिर यूजीसी। तो आज का हमारा जो मुख्य मुद्दा रहेगा वो यूजीसी रहेगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इसे कहा जाता है। अब इसकी यूजीसी की अगर बात करें, सबसे पहले यूजीसी की स्थापना की सिफारिश किसने की, तो आप सब लोग जानते हैं इसकी सिफारिश 1948 में स्थापित विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने की थी, शिक्षा आयोग ने की थी। तो ये सब लोग जानते हो। इसे स्थापित करने की सिफारिश किसने की, तो राधा कृष्णन आयोग कह लो या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने इसकी सिफारिश की थी। अब इनकी सिफारिश पर यह अस्तित्व में कब आया, अस्तित्व में 28 दिसंबर 1953 को आया, को यूजीसी अस्तित्व में आया। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा आप लोगों को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि अस्तित्व में कब आया और इसकी स्थापना कब हुई। बस ये इसने प्रॉपर कोई काम शुरू नहीं किया था। अस्तित्व में आया था 28 दिसंबर 1953 को, लेकिन अगर इसकी स्थापना की बात आएगी, स्थापना कब हुई या फिर इसे वैधानिक दर्जा कब दिया गया, वैधानिक दर्जा 1956 में, 1956 में दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले 2020 का जो स्क्रीनिंग का एग्जाम हुआ था उसमें यही पूछा गया था, स्थापना कब हुई। 53 भी ऑप्शन में था, 56 में भी था और 56 को आंसर की में सही कर रखा है। इस बात को आप लोगों ने ध्यान रखना है। स्थापना कब हुई, तो 1956 में। और उस समय पर शिक्षा मंत्री कौन थे, शिक्षा मंत्री, ये भी याद रखेंगे, तो अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद जो है उस समय पर शिक्षा मंत्री। ठीक है, तो इतनी बात हमारी ये बिल्कुल क्लियर है, यहां पर किसी तरीके का कोई डाउट नहीं है। अब बात आई इसके मुख्यालय की। मुख्यालय कहाँ है, यूजीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। अब देखिए इधर पर एक पॉइंट इंपोर्टेंट आता है, इसके क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं, क्षेत्रीय कार्यालय पूछा जाता है कितने हैं, तो 6 इसके क्षेत्रीय कार्यालय है। इनको हम थोड़ा सा इस तरीके से देख लेंगे तो हमें याद हो जाएंगे। एक तो भोपाल में है यहाँ पर मध्य प्रदेश में, और इधर जाएंगे तो पुणे में है। भोपाल हो गया, पुणे हो गया और इधर गुवाहाटी। थोड़ा सा आप मैप के थ्रू देखोगे तो और अच्छे से याद हो जाएगा। एक तो भोपाल हो गया, इधर पुणे में हो गया, महाराष्ट्र पुणे में, और इधर गुवाहाटी हो गया, गुवाहाटी। ठीक है, ये तीन तो इस तरीके से ही हो गए। इधर हो गया कोलकाता में, कोलकाता, इधर बेंगलुरु हो गया, कर्नाटक वाला बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु में, और एक हैदराबाद तेलंगाना, तेलंगाना हैदराबाद में।
ये इसके टोटल 6 जो है क्षेत्रीय कार्यालय है। अब आप इनको क्रम से लिख सकते हो, पुणे, दूसरा भोपाल, तीसरा गुवाहाटी और चौथा बेंगलुरु और पांचवा हैदराबाद और छठा जो है इधर कोलकाता। इनको याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। निम्न में से कहां पर क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है या कितने क्षेत्रीय कार्यालय है, इनसे क्वेश्चन इसका बन सकता है। ठीक है, तो इस बात पर ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये इसके क्षेत्रीय कार्यालय। अब बात आती है इसका टैग लाइन क्या है। टैग लाइन, इसकी टैग लाइन भी याद रखेंगे। टैग लाइन क्या है? ज्ञान विज्ञान विमुक्ति है। ज्ञान विज्ञान विमुक्ति, ये इसकी टैग लाइन है। इसको भी ध्यान रखेंगे, या ध्येय वाक्य कह लो या फिर टैग लाइन कह लो। ज्ञान विज्ञान विमुक्ति इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ज्ञान विज्ञान विमुक्ति किसकी टैग लाइन है या किसका ध्येय वाक्य है। तो ये यूजीसी का ध्येय वाक्य है। क्लियर? अब यहां से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अध्यक्ष कौन थे और वर्तमान अध्यक्ष कौन थे। प्रथम अध्यक्ष, इनका नाम था शांति स्वरूप भटनागर। शांति स्वरूप भटनागर, ये इनके प्रथम अध्यक्ष थे। और जो शांति स्वरूप भटनागर है, इनको भारत में राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं का जनक भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं का जनक भी कहा जाता है। राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं का जनक किसे कहते हैं? तो शांति स्वरूप भटनागर को कहा जाता है। अब बात आती है इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो प्रोफेसर एम जगदीश कुमार। वर्तमान अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार, ये इसके वर्तमान अध्यक्ष है। और इनके बारे में एक बात और ध्यान रखनी है, ये जेएनयू के पूर्व कुलपति हैं। जेएनयू के पूर्व कुलपति है। ये इनके अध्यक्ष के बारे में भी आप लोगों को ध्यान रखना है। प्रथम अध्यक्ष शांति स्वरूप भटनागर, इन्हें राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं का जनक कहते हैं। और वर्तमान अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार, ये जेएनयू के पूर्व कुलपति है। तो इतनी बातें आपको, सबसे पहले ये बेसिक चीजें आपको यहाँ पर यूजीसी के बारे में याद रखनी है। क्या क्या कहा हमने? सबसे पहले यूजीसी के लिए सिफारिश किसने की थी? तो 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधा कृष्णन आयोग ने सिफारिश की थी। अस्तित्व में कब आया यूजीसी? 28 दिसंबर 1953 को अस्तित्व में आया। लेकिन इसकी स्थापना या वैधानिक दर्जा कब मिला? तो 1956 में वैधानिक दर्जा मिला। उस समय पर शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आजाद। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, क्षेत्रीय कार्यालय 6 पुणे, भोपाल, गुवाहाटी, बेंगलोर, हैदराबाद और कोलकाता। इसकी टैग लाइन ज्ञान विज्ञान विमुक्ति है। और फिर प्रथम अध्यक्ष शांति स्वरूप भटनागर, इन्हें राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं का जनक कहते हैं। और वर्तमान अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार, ये जेएनयू के पूर्व कुलपति थे। ठीक है, तो इतनी बातें सब लोग इसको कंप्लीट करो। और फिर हम बात करते हैं इसके संगठन की, और फिर इसके सदस्य पर चर्चा करते हैं, और फिर इसके कार्यों को समझते हैं। लिखिए जरा। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे संगठन। इसके संगठन में देखो, सदस्य जो है, सदस्य ऐसे लिख दे रहा हूं। प्रारंभ में इसमें सदस्य थे 12, लेकिन इसमें फिर संशोधन हुआ 1972 और 74 और 77 में। 1974 और 1977 में परिवर्तन के बाद कह लो या फिर पुनर्गठन के बाद, मैं 1974-77 में पुनर्गठन के बाद
पुनर्गठन के बाद 18, ठीक है। 12 प्लस 6 और सदस्य जुड़ गए तो इनकी संख्या होगी 18। तो वर्तमान में इसके सदस्य कितने हैं, तो 18, इसको भी ध्यान रखेंगे। अब इसके सदस्यों की हम बात करते हैं, सदस्य कौन कौन होते हैं इसमें। तो इसमें देखो, एक तो प्रारंभ के सदस्यों को समझ रहे हैं, फिर बाद में जो संशोधन हुए उसको समझेंगे। प्रारंभ के आधार पर एक अध्यक्ष प्लस एक उपाध्यक्ष, एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष, 2 केंद्र सरकार के कार्यरत अधिकारी, 2 केंद्र सरकार के कार्यरत अधिकारी, ये इसके सदस्य थे। क्वेश्चन तो जितने बनने थे वो बन चुके हैं इसमें, है ना, मेनली। अब ये इनके नामों को वैसे लिख लेते हैं। 4 विभिन्न विश्वविद्यालयों के कार्यरत शिक्षक, 4 विभिन्न विश्वविद्यालयों के कार्यरत शिक्षक। तो विभिन्न विश्वविद्यालयों के कितने शिक्षक इसमें कार्य होते हैं, तो 4 होते हैं। और 4 सदस्य जो है, 4 सदस्य, इनको ऐसे याद कर लो, 1 2 3 4, 4 और होते हैं। ये कौन होते हैं, देखो, एक कृषि वाणिज्य उद्योग के क्षेत्र से, एक होते हैं कृषि वाणिज्य उद्योग से, उद्योग क्षेत्र से, ठीक है। और इसके अलावा एक इंजीनियरिंग कानून, एक होते हैं इंजीनियरिंग कानून तथा आयुर्वेद, आयुर्विज्ञान क्षेत्र से, आयुर्विज्ञान से, इन क्षेत्रों में से कहीं से एक सदस्य ले जाएंगे। और एक विश्वविद्यालय के कुलपति, एक विश्वविद्यालय के कुलपति, किसी विश्वविद्यालय के एक कुलपति को सदस्य बनाया जाएगा। और एक उपरोक्त किसी भी क्षेत्र से ले सकते हैं, एक उपरोक्त किसी भी क्षेत्र से। अब देखो जरा, एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, 2 ये हो गए। 2 केंद्र सरकार के कार्यरत अधिकारी 4, और 4 विभिन्न विश्वविद्यालयों के कार्यरत शिक्षक 8 हो गए। और 4 सदस्य इन चारों में से आएंगे, एक तो कृषि वाणिज्य उद्योग के क्षेत्र से आएंगे, और एक इंजीनियरिंग कानून और आयुर्विज्ञान के क्षेत्र से, एक विश्वविद्यालय के कुलपति, और एक उपरोक्त इनमें से कहीं से भी एक सदस्य को और जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से ये संख्या जो है पूरी कर दी जाती है। टोटल 12 सदस्य इसमें हो जाते हैं। तो ये है सदस्यों की संख्या, इनको आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं, तो टोटल 12 सदस्य होते हैं इसमें। 1974, 1974 और 78 में, पुनर्गठन के पश्चात, ठीक है, 77 में, 1974, 1977 में पुनर्गठन के बाद 6 और सदस्य जोड़ेंगे। यहां पर ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कितने सदस्य और जोड़ेंगे, 6 और सदस्य जोड़ेंगे। अब ये 6 सदस्य कौन कौन थे, इस पर ध्यान रखेंगे। 2 महाविद्यालयों के प्रधानाध्यापक, महाविद्यालयों के किसी भी महाविद्यालय से प्राध्यापक ले लिए, महाविद्यालयों के प्राध्यापक, एक तो ये हो गया। और एक सदस्य माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र से, एक माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र से, ये भी ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र से यूजीसी के संगठन में कितने सदस्य शामिल होते हैं। और एक सदस्य ग्रामीण उच्च शिक्षा, ग्रामीण उच्च शिक्षा क्षेत्र से, ग्रामीण उच्च शिक्षा के विशेषज्ञ जो है एक सदस्य यहां से लिए जाते हैं, विशेषज्ञ, इनको भी शामिल कर दिया। एक
नीति आयोग का सचिव एक पदेन सदस्य होता है। एक पदेन सदस्य कौन होता है? पदेन सदस्य नीति आयोग का जो सचिव है यह इसका पदेन सदस्य होता है। ठीक है। और इसके अलावा औपचारिकेतर शिक्षा विशेषज्ञ एक होता है। औपचारिकेतर शिक्षा विशेषज्ञ, किसी भी शिक्षा विशेषज्ञ को एक शामिल कर लिया जाता है। तो इस तरीके से ये संगठन टोटल बन गया 12 + 6 = 18। अब इसको आप लोग देखो, 6 सदस्य हो गए, 2 महाविद्यालयों के प्राध्यापक और एक माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र से, एक ग्रामीण उच्च शिक्षा विशेषज्ञ, एक पदेन सदस्य नीति आयोग का सचिव होता है और एक औपचारिकेतर शिक्षा विशेषज्ञ भी इसमें शामिल होते हैं। तो ये हो गए टोटल 6, 2, 3, 4, 5, 6, 12 और 6 18। ये है सदस्यों के बारे में। इस पूरे आप संगठन को इनके याद रखेंगे अच्छे से कि इसमें कौन कौन शामिल होता है। अब बात करते हैं यूजीसी के कार्य। यूजीसी के कार्य क्या है इसको समझना है, या फिर अधिकार, कार्य या अधिकार। अब ये बेसिकली वैसे तो यूजीसी आप समझ ही रहे हो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इसका नाम है। तो इसका काम ही क्या है? अनुदान की व्यवस्था करना। जो विश्वविद्यालय है या फिर महाविद्यालय है इनके लिए अनुदान की व्यवस्था करना। मुख्य सबसे बेस तो यही हुआ ना, इसलिए इसका नाम ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रखा गया। अब इसमें सबसे पहले ध्यान रखना इसके कार्य, यूजीसी के कार्य खंड 12 में मिलते हैं। ये ध्यान रखेंगे, खंड 12 में दिए गए हैं। ये कहां पर दिए गए हैं? तो खंड 12 में दिए गए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यूजीसी के कार्य कहां पर दिए गए हैं? तो इसके खंड 12 में। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है कि यूजीसी के कार्य इसके खंड 12 में दिए गए। दूसरा इसका काम क्या है? देखो, विश्वविद्यालय, अब पहला कार्य क्या है? विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार हेतु विश्वविद्यालयों को सलाह देना, ये कि भाई विश्वविद्यालय की जो शिक्षा है उसमें कैसे सुधार किया जाए, उसके लिए सलाह देना, ये इनका सबसे पहले काम हो गया। दूसरा क्या है? देखो, विश्वविद्यालयों को अपने कोष से धनराशि उपलब्ध कराना। देखो, ग्रांट देना, विश्वविद्यालय को अपने कोष से धनराशि उपलब्ध कराना। ठीक है। अब इसमें देखो, इस बात को आप लोगों ने ध्यान रखना है, जो यूजीसी है क्या? ये पूरी तरीके से विश्वविद्यालय शिक्षा को नियंत्रण करने वाली एक बॉडी है, उसे कंट्रोल करने वाली बॉडी है, उसकी रेगुलेटिंग बॉडी है। जैसे हमने देखा था बैंकिंग सिस्टम में, पूरे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने वाली बॉडी कौन सी थी? आरबीआई। ऐसे ही जो शेयर मार्केट होता है उसको रेगुलेट करने वाली बॉडी कौन सी होती है? शेयर मार्केट को सेबी रेगुलेट करता है। और इसी तरीके से हमने देखा था जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसको रेगुलेट करने वाली बॉडी कौन सी थी? इरडा थी। वैसे ही जो विद्यालयी शिक्षा होती है, विद्यालयी शिक्षा की बात करेंगे, उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? एनसीईआरटी। लेकिन जब विश्वविद्यालयी शिक्षा की बात आती है तो उसको रेगुलेट करने का काम किसका है? तो यूजीसी का है। तो इन बातों पर थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो, नए विश्वविद्यालयों के संबंध में, नवीन विश्वविद्यालयों के संबंध में अपनी राय देना। ये भाई, कोई नए विश्वविद्यालय अगर खोलने हैं तो उसके लिए यूजीसी ही अपनी सलाह देगा, उसकी सलाह पर नए विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। ठीक है। और इसके अलावा विशेषज्ञ संस्था के रूप में भारत सरकार को परामर्श देना, यह भी इसका काम है। विशेषज्ञ संस्था के रूप में भारत सरकार को परामर्श देना।
सरकार को अगर कहीं पर किसी चीज के लिए परामर्श की आवश्यकता होती है तो ये एक विशेषज्ञ संस्था है, ये वहां पर उसके लिए परामर्श भी दे सकते हैं। मतलब एक परामर्शदात्री एक संस्था है, ये भी हम इसे कह सकते हैं। तो ये इसके मुख्य काम हो गए। लेकिन अब हम यहाँ से समझते हैं कि ये उच्च शिक्षा में इसकी भूमिका क्या है, हायर एजुकेशन में क्या भूमिका है। ठीक है, उच्च शिक्षा में वैसे तो हमने कह दिया कि भाई विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए सलाह देना और जो है धन उपलब्ध कराना, कोष उपलब्ध कराना, ये हो गया। लेकिन इसकी और भी कई सारी भूमिकाएं हैं, उन भूमिकाओं पर हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। अगली हेडिंग लिखेंगे उच्च शिक्षा में यूजीसी की भूमिका। इसका क्या रोल है हायर एजुकेशन में, इससे क्या फायदे होते हैं, उन पॉइंटों को हम यहाँ पर समझ रहे हैं। सबसे पहले देखो, अनुसंधान जो कार्य होते हैं, अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिए सहायता प्रदान करना इंपॉर्टेंट है। कि जो रिसर्च के काम है उनके लिए जो है उन्हें रिसर्च के कार्य को प्रोत्साहन देने का इसका काम है, अनुसंधान के कार्य को प्रोत्साहन देने का काम होता है। दूसरा देखो, उच्च वो विशिष्ट अध्ययन केंद्रों की स्थापना। उच्च एवं विशिष्ट अध्ययन केंद्र जो है उच्च शिक्षा से संबंधित, उच्च व विशिष्ट अध्ययन केंद्रों की स्थापना, केंद्रों की स्थापना। मतलब यही हो गया कि जो हायर एजुकेशन के जो विश्वविद्यालय है उनकी स्थापना करना, ये इसका काम हो गया। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम की पुनर्संरचना। देखो, विश्वविद्यालय का जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम की पुनर्संरचना। जैसे हम देखते हैं विद्यालयी शिक्षा का जो पाठ्यक्रम होता है उसकी पुनर्संरचना कौन करेगा, एनसीईआरटी करेगा। वैसे ही विश्वविद्यालय शिक्षा की जो पुनर्संरचना है उसको करने का काम किसका है, तो यूजीसी का। अब विषय विशेषज्ञों से पुस्तकें तैयार करवाना। देखो, जो विषय के विशेषज्ञ है, विषय विशेषज्ञों से पुस्तकें तैयार करवाना, ये भी इसका काम है करवाना। वहां पर तो हमने ओवरऑल वर्क देखे, यहां पर हम केवल उच्च शिक्षा में क्या योगदान है उस पर चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा देखो, सभी विश्वविद्यालयों में विज्ञान, कला, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरणीय शिक्षा के लिए अनुदान देना। ठीक है, सभी विश्वविद्यालयों को, सभी विश्वविद्यालयों को विज्ञान, कला, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरणीय शिक्षा, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरणीय शिक्षा हेतु अनुदान प्रदान करना। ठीक है, के लिए अनुदान, के लिए अनुदान देना। तो अनुदान तो इसका इंपॉर्टेंट रोल हुआ ही हुआ, अनुदान प्रदान करना, ये भी इसका काम है। ठीक है, इसके अलावा और क्या काम है, महाविद्यालयों को विशेष सहायता देना। अब यहां तो विश्वविद्यालयों को था, यहां पर महाविद्यालयों की बात आ रही, कॉलेजों को, महाविद्यालयों को विशेष सहायता देना, विशेष सहायता देना। जब महाविद्यालय को सहायता की आवश्यकता है तो उनको भी सहायता देना। महाविद्यालयों में अध्ययन के विकास के लिए सहायता देना, महाविद्यालयों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर के अध्ययन हेतु सहायता देना, अध्ययन हेतु सहायता। अब ये सब वही पॉइंट है, ऐसा कुछ ये है कि जितने चाहो पॉइंट इनको लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। महाविद्यालयों के शिक्षकों के विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रम चलाना,
महाविद्यालयों के शिक्षकों के विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रम चलाना, विभिन्न कार्यक्रम चलाना। ये भी इंपॉर्टेंट हो गया कि महाविद्यालयों में जो शिक्षक है उनके विकास के लिए भी विभिन्न कार्यक्रम चलाना। लिखा सबने? लिखे इतने पॉइंट कंप्लीट करो। कुछ पॉइंट और लिखते हैं और फिर इसको कंप्लीट करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे कोई परेशान होने वाला कोई मामला नहीं है, बस इन पॉइंटों को रटना नहीं है, बस समझ लो इनको कि उच्च शिक्षा से संबंधित जो भी आवश्यकता है उनकी पूर्ति करने का काम सब ये यूजीसी का है। बस इनको समझते हुए पॉइंटों को आगे बढ़ाओ। मेन जो क्वेश्चन थे इसमें यहीं से बनते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई और मुख्यालय कहाँ है, क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ है, टैगलाइन क्या है, अध्यक्ष पहले कौन से थे, वर्तमान कौन से थे, इसके प्रारंभ में सदस्य कितने थे, वर्तमान में सदस्य कितने हैं, और इसमें कितने व्यक्ति कहाँ से चुने जाते हैं। इनको अगर याद रख लोगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी मुख्य इसके बारे में यूजीसी के कार्य क्या है, तो इसका मुख्य काम यही हुआ कि विश्वविद्यालयी शिक्षा को प्रोत्साहन देना और उसके लिए जो है उसको रेगुलेट करना, अनुदान देना और अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहन देना, अध्ययन केंद्रों की स्थापना करना, पुस्तकों को तैयार करवाना, पाठ्यक्रम की पुनर्संरचना करना, है ना, और महाविद्यालयों के जो शिक्षक है उनके लिए कार्यक्रम चलाना उनके विकास हेतु। तो इस तरीके से आप इनको आसानी से याद कर सकते हो। इनको रटने का कोई मामला नहीं है कि इनको रट के चलेंगे तो कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं। बस ये समझने वाले पॉइंट है, इनको समझते हुए चलो। सारा जितना जैसे एनसीईआरटी जो है विद्यालयी शिक्षा के लिए काम करता है, वैसे ही ये उच्च शिक्षा के लिए काम करने वाली बॉडी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, और एससी एसटी महिलाओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन। अगला पॉइंट लिख देना, एससी एसटी तथा महिलाओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन देना, ये भी इसका काम है। ठीक है, विश्वविद्यालय में शिक्षण और परीक्षाओं के स्तर को, अब देखो इसको भी समझना, विश्वविद्यालय में शिक्षण के स्तर को, टीचिंग के लेवल को, तथा परीक्षाओं के, एग्जाम के लेवल को, परीक्षाओं के स्तर को सुधारना, ये भी इसका काम है। टीचिंग के लेवल को सुधारना और एग्जाम के जो लेवल होते हैं उनके का भी निर्धारण करना या फिर उनमें सुधार करना। और विश्वविद्यालय में अनुसंधान के स्तरों का निर्धारण, विश्वविद्यालय में जो रिसर्च से संबंधित है, अनुसंधान के स्तरों का निर्धारण करना कि किस किस तरीके से अनुसंधान की प्रक्रिया होगी, वो सारी चीजें बताएंगे। अब देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आ रहे हैं जो आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है। चॉइस बेस्ट क्रेडिट सिस्टम इसे कहा जाता है। ये सबने लिखा क्या? ये लिख लिया। अब इंपॉर्टेंट एक फैक्ट में चल रहे हैं जो कि जहां से क्वेश्चन बन सकता है करंट से संबंधित, उस पर चर्चा करते हैं। एक हेडिंग लिख लेना, चॉइस बेस्ट क्रेडिट सिस्टम। बेस्ट क्रेडिट सिस्टम, ठीक है। चॉइस बेस्ट क्रेडिट सिस्टम, इसे सीबीसीएस कहा जा रहा है। सीबीसीएस, ये क्या है इसको थोड़ा सा समझ ले रहे हैं। चॉइस बेस्ट क्रेडिट सिस्टम, इसको कब प्रारंभ किया गया? प्रारंभ 2015-16 में यूजीसी के दिशा
निर्देश पर चलाया गया। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया, ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम ये कब प्रारंभ किया गया, तो 2015-16 में यूजीसी के दिशा निर्देशों पर चलाया गया। अब ये क्यों चलाया गया, इसका उद्देश्य भी समझे। इसका उद्देश्य ये हुआ कि छात्रों को पाठ्यक्रम चुनने का विकल्प दिया जाए। उद्देश्य है छात्रों को पाठ्यक्रम चुनने का विकल्प देना, ये इसका उद्देश्य था। मतलब छात्र को और ज्यादा विकल्प मिल जाएंगे, जिससे उनको उसमें जो पढ़ाई है उसमें एजुकेशन में क्या आएगी, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, जो शिक्षा प्रणाली को लचीलापन प्रदान करता है। ठीक है, जिससे शिक्षा प्रणाली में लचीलापन आएगा। जैसे सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट नहीं चेंज पसंद आ रहा है तो कोई बच्चे को अगर समझ नहीं आता वो दूसरा ले सकता है। इसमें क्या होगा, मेन जो टीचर सेंटर्ड की जगह एजुकेशन किसकी तरह जाएगी, चाइल्ड सेंटर्ड की तरफ जाएगी। बच्चा मतलब अपनी पसंद से सब्जेक्टों को चेंज कर सकता है। जैसे अभी तो आप लोगों ने सबने देखा ही होगा, नई शिक्षा नीति अब आ गई है, तो अब उसमें तो आप कोई भी सब्जेक्ट, जैसे साइंस वाला आर्ट सब्जेक्ट भी ले सकता है। साइंस बेस है उसका मेन, लेकिन अगर उसको वहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री ले ली, एक कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी वहाँ से ले ले कुछ, तो इस तरीके का सिस्टम भी अब ये पूरी तरीके से चॉइस करने वाला सिस्टम भी आ गया है अब, है ना। तो यहाँ पर भी 2015-16 में यूजीसी ने ये सीबीसीएस को इंट्रोड्यूस किया था, और इसमें जो है छात्रों को पाठ्यक्रम चुनने का विकल्प दिया गया था, और जो इससे शिक्षा प्रणाली में मतलब फ्लेक्सिबिलिटी आने की संभावना बनी थी। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। लिखा सबने? ठीक है, एक और पॉइंट पर हम चर्चा करते हैं, राष्ट्रीय प्रत्यावर्तन बोर्ड कहते हैं या एनबीए कहते हैं। अगली हेडिंग लिख लेंगे, राष्ट्रीय प्रत्यावर्तन बोर्ड, या फिर इसे एनबीए कहा जाता है। एनबीए, राष्ट्रीय प्रत्यावर्तन बोर्ड। अब ये क्या है, देखो इसके बारे में सबसे पहले तो इसकी स्थापना कब हुई, तो 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। 1994 में, और ये किसके द्वारा की गई, AICTE के द्वारा की गई। AICTE का मतलब हो गया अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा की गई। इसकी स्थापना किसने की, तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। ठीक है, ऑल इंडिया कमेटी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। और यह अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया, वर्तमान स्वरूप में, या फिर एक स्वायत्त संस्था के रूप में कह लो। ठीक है, स्वायत्त निकाय के रूप में, इसको स्लैश करके मैं लिख देता हूं, स्वायत्त निकाय के रूप में कब आया, निकाय के रूप में, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 7 जनवरी 2010 को। अब ये हमने यूजीसी पढ़ा, जैसे ये उससे रिलेटेड पॉइंट है तो आप इनको भी साथ में ध्यान रखें, क्योंकि यूजीसी वाले क्वेश्चन तो सब कर लेंगे ना, इनसे जो रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उन पर थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन कहीं इस तरीके के क्वेश्चन बीच में उनमें डाल देते हैं, क्योंकि जितने आयोग पढ़ा कुछ है और क्वेश्चन वहाँ पर कई सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो थोड़ा सा हटके मिलेंगे, तो उनके लिए आप लोगों को थोड़ा सा अदर चीज़ें भी साथ में पढ़नी पड़ेंगी, उनसे रिलेटेड चीज़ें। ठीक है, अब इसका काम क्या है, देखो इसकी स्थापना किसके लिए की गई, तकनीकी शिक्षा कार्यक्रमों का आकलन करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, ये बात ध्यान रखेंगे। अब इसका एनबीए की स्थापना का उद्देश्य, एनबीए की स्थापना जो टेक्नोलॉजी से संबंधित एजुकेशन है ना, तकनीकी शिक्षा कार्यक्रमों का आकलन करने के लिए की गई थी। की स्थापना तकनीकी शिक्षा कार्यक्रमों का
आकलन करने के लिए की गई थी, करने के लिए की गई थी। तो ये पॉइंट भी हायर एजुकेशन से संबंधित है। एनबीए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एनबीए की स्थापना क्यों की गई? तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि तकनीकी शिक्षा कार्यक्रमों का आकलन करना, उसके लिए इसकी स्थापना की गई। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से लिख लो और इसको याद कर लेना। इसमें सबसे पहला पॉइंट लिख लेना, ज्ञान योजना लिख लेना। ज्ञान योजना बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, ज्ञान योजना। ठीक है, और इस पर क्वेश्चन पूछा भी गया है और पूछा भी जा रहा है। इसका प्रारंभ 30 नवंबर 2015 को हुआ था। प्रारंभ कब हुआ? तो 30 नवंबर 2015 को इसका प्रारंभ हुआ। और इसको चलाया किसने? तो ये आईआईटी गांधीनगर। ठीक है, 2015 को आईआईटी गांधीनगर से इसका प्रारंभ हुआ। ठीक है, एक तो ये हो गया ज्ञान योजना के बारे में मुख्य बात। और दूसरा, इसका संबंध किससे है? ज्ञान योजना का संबंध किससे है? ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका संबंध उच्च शिक्षा से है। ज्ञान योजना का संबंध किससे है? तो उच्च शिक्षा से इसका संबंध है। जैसे पिछली बार एक शाला कार्यक्रम के बारे में पूछा था, उसका संबंध किससे है? तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चन बन जाएंगे और इसका आप लोग ध्यान रखना है ऐसे पॉइंटों का। ज्ञान योजना का संबंध किससे है? सीधे पूछ देगा कि माध्यमिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ये उच्च शिक्षा से संबंधित है और इसका प्रारंभ 30 नवंबर 2015 को हुआ था। दूसरा देखो, अगला आता है उच्च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी। उच्च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी, अब इसको भी ध्यान रखेंगे। उच्च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी, पोषण एजेंसी की स्थापना कब हुई? ये भी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनेगा कि उच्च शिक्षा से संबंधित जो वित्त पोषण एजेंसी है, इसकी स्थापना 12 सितंबर 2016 को हुई थी। 12 सितंबर 2016 को। ठीक है, ये भी उच्च शिक्षा से संबंधित है। उच्च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी की स्थापना 12 सितंबर 2016 को हुई थी। अगला देखिए, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान। अगला है राष्ट्रीय आविष्कार अभियान की शुरुआत कब हुई? ये कब चलाया गया? तो ये राष्ट्रीय आविष्कार अभियान 9 जुलाई 2015 को, 9 जुलाई 2015 को ये राष्ट्रीय आविष्कार अभियान चलाया गया। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, जिस पर हम कल चर्चा भी कर रहे थे कहीं पर प्रौढ़ शिक्षा वाले में, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, ये कब चला? प्रौढ़ शिक्षा वाला 5 मई 1988। इन पॉइंटों को बिल्कुल अच्छे से रट लेना है, इनमें से क्वेश्चन आपको दिखेंगे। ठीक है, इग्नू की स्थापना कब हुई? अब ये इग्नू तो सब लोगों ने पढ़ ही रखा होगा। इग्नू की स्थापना ये याद भी होगा आपको, 1985 में इग्नू की स्थापना हुई थी। और पहला मुक्त विश्वविद्यालय, प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब और कहां हुई? प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कहां पर हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, 1982 में आंध्र प्रदेश में हुई थी। पहले मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना आंध्र प्रदेश में 1982 में हुई थी। एक क्वेश्चन, केवीएस का गठन बताइए। तो केवीएस का गठन बताओ कब हुआ था? केवीएस का गठन बताइए कब हुआ था, आप लोग बताओ। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, स्त्री शिक्षा के महान प्रवर्तक कौन थे? स्त्री शिक्षा के महान प्रवर्तक, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रवर्तक, इनका नाम डी.के. कर्वे, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको ध्यान रखना। स्त्री शिक्षा के महान जो प्रवर्तक थे ये डी.के. कर्वे। केबीएस किसी ने नहीं बताया? 1963 में केबीएस का गठन हुआ था, 1963 में। ठीक है,
अच्छा, बच्चों के लिए बस्ते का बोझ कम करने वाले की सिफारिश, बच्चों के लिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से, बस्ते का बोझ कम करने की सिफारिश किसने की थी? करने की, बताइए जल्दी। बोझ कम करने की सिफारिश, बिल्कुल है ना, यशपाल समिति। कब बनी थी यशपाल समिति, ये भी बताओ। यशपाल समिति का गठन कब हुआ था? यशपाल समिति 1992। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन फैक्टों को आप लोग साथ में याद कर लेना, ठीक है। तो ये कुछ अदर फैक्ट थे, इनको भी आप साथ में पढ़ लेना। और फैक्ट आपको और भी बनाने पड़ेंगे, ध्यान रखना। हायर एजुकेशन से संबंधित या फिर जो माध्यमिक शिक्षा है या प्राथमिक शिक्षा है उनसे संबंधित जो भी फैक्ट आपको मिलते हैं, उन फैक्टों को अलग से इनको भी नोट डाउन करते रहें सब लोग, ठीक है। चलिए, तो इसके साथ ही हमारा ये आज वाला पोर्शन यहाँ पर कंप्लीट हुआ, और कल यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और नए टॉपिक में कल से हम आगे बढ़ते हैं और फिर उसको उन चीज़ों को क्लियर करेंगे, ठीक है। लिखा सबने? चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, और मिलते हैं फिर कल।